हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर सेकंड है, जिसका नाम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग है। इसकी 2 क्लासेस पहले करवाई जा चुकी हैं। आज आपकी क्लास नंबर ये 3 रहेगी। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहां से क्लासेस को देख सकते हैं। इसमें हमने पहले शिक्षण को समझा, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षण की परिभाषाएं क्या होती हैं, शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, इसको विद्वत तरीके से समझा। शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं इसको समझा, शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर था संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, इसको हम लोग समझ रहे थे। संप्रेषण के सिद्धांत को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संप्रेषण के घटक या कारक। ये आपको तभी समझ आएगा जब आप जो पहले क्लासेस कराई गई हैं आप उनको बेहतर तरीके से समझिए। देखिए, संप्रेषण मैंने पहले बताया कि संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण आप समझ चुके हैं कि क्या होता है, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत। ओके, अब इसके कुछ घटक या कारक होते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, संप्रेषण, अच्छा उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डीएलएड की क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। एंड ठीक है, चलिए बात करते हैं संप्रेषण की। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण पहले ही बता चुके हैं, यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत करना, वार्तालाप करना। ओके, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना, दूसरे के विचारों को सुनना, यही कम्युनिकेशन है, यही संप्रेषण है। यदि संप्रेषण की प्रक्रिया ठीक तरीके से चलेगी, चाहे वो कक्षा हो या कहीं भी हो, तो फिर आगे का प्रोसेस भी सही रहेगा। इसका जो कारक या घटक की बात की गई है उसमें सबसे पहले बात की गई प्रेषक की, यानी सेंडर, कम्युनिकेटर। शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में प्रेषक की भूमिका महत्वपूर्ण। प्रेषक का मतलब भेजने वाला। जो शिक्षण है, जो टीचिंग है हमारी, उसमें कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने में, बातचीत को, संप्रेषण को प्रभावी बनाने में जो प्रेषक होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि संप्रेषण भावी शिक्षकों को सही दिशा निर्देश देने से संबंधित है तो प्रेषक को इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रशिक्षुओं को इस प्रकार संप्रेषित करे जिससे लाभान्वित होकर वह शिक्षक बनने के उपरांत कक्षा में बच्चों को किस प्रकार उनकी रुचियों, आदतों, अभिवृत्तियों, आकांक्षाओं, वातावरण और सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे, इसकी जानकारी हो सके। कहने का मतलब है कि जो भी शिक्षक वहाँ पे दिशा निर्देश दे रहा है भावी शिक्षकों को, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह बालकों को इस तरीके से संप्रेषित करे, इस तरीके से अपने विचार विमर्श बालकों के सामने रखे जिससे वो लाभान्वित हो सकें। और इन फ्यूचर जब भी वो शिक्षक बने तो बालक को केंद्र में रख कर के शिक्षण करें। केंद्र में रख कर के मतलब बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, उसकी आदत है ना, उसके सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएं। ठीक है। प्रेषक को क्या है, जो सेंडर है, प्रेषक को अपना संदेश भली भांति प्रेषित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को अवश्य ध्यान में, यदि जो प्रेषक है, सेंडर है, वो अपनी बात को सही तरीके से रखना चाहता है तो क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे छात्रों का बौद्धिक स्तर, मान लीजिए जो टीचर है वह अपनी बात बालकों के सामने रख रहा है तो बालकों के बौद्धिक स्तर की उसको पता होना चाहिए कि बालकों का बौद्धिक स्तर क्या है। भाई बालक का पता लगे बालक का बौद्धिक स्तर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं, तो वो बालकों के ऊपर से जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर आप नीचे की बात करेंगे तो फिर बच्चे बोर होने लग जाएंगे। इसलिए सेटिस्फैक्शन जरूरी है। आप जो बात कह रहे हैं, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उससे बालक सेटिस्फाई हो, ना तो उसको वो बोर हो और ना ही उसके दिमाग के ऊपर से जाए, वो आपकी बात को पकड़ सके, समझ सके। उद्देश्य की जानकारी, आप किस बात को लेकर के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके, किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप जो है संप्रेषण करें। स्वयं का व्यक्तित्व, अपना भी व्यक्तित्व का ध्यान रखें। विषय वस्तु का चयन, आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, किस टॉपिक को लेकर के कम्युनिकेशन आपका जारी है, उसको ध्यान में रखिए। एंड पाठ योजना का निर्माण, जो जिस टॉपिक पर ही बात हो रही है उसको पूरी तरीके से पहले एक प्लान तैयार कर लेना चाहिए। उचित शिक्षण विधि
एवं सहायक सामग्री का प्रयोग, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें, जो भी आप बच्चों के सामने बात रख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसमें सही टीचिंग मेथड का यूज करें और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी यूज करें। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखिए क्योंकि सभी बालक एक समान नहीं होते। कुछ बालक जो है कि भाई सब में अलग अलग, किसी की योग्यता, किसी की रुचि दूसरे सब्जेक्ट में है, किसी की रुचि दूसरे सब्जेक्ट में है। हर बालक में अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि सब में अलग अलग होती है, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। क्लास का एटमॉस्फेयर जो है वह सकारात्मक होना चाहिए और जो है कि क्लास में बालक हुड़दंगी ना करे, शोर ना मचाए और एक शांत वातावरण होना चाहिए। तो इस तरीके से इन सब बातों को ध्यान में रख करके टीचर को संप्रेषण करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, टीचिंग करनी चाहिए। ठीक है, यही है प्रेषक। प्रेषक का मतलब है यहाँ पे सेंडर। सेंडर कौन है यहाँ पे? टीचर, जो अपनी बात बालकों तक पहुंचा रहा है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा है संदेश यानी कि मैसेज। संदेश से आशय पाठ्यवस्तु से होता है। संदेश का मतलब यहाँ पे आपका जो भी टॉपिक है, आपका जो भी पाठ्यवस्तु है। प्रेषक यानी भेजने वाला, ग्रहण यानी कि सुनने वाला। यहाँ पे ग्राही कौन है? बालक को जो कुछ भी सिखाना चाहता है। टीचर बालक को जो कुछ भी सिखाना चाहता है, इस काम के लिए अपना जो अनुभव और ज्ञान वह शिक्षण के माध्यम से प्रेषित करता है, उसे संदेश कहते हैं। अपना जो भी अनुभव, जो ज्ञान वह शिक्षण के माध्यम से प्रेषित करता है, उसे संदेश कहते हैं। मान लीजिए हम अपना अनुभव आपके सामने रखते हैं, ठीक है, कि आप डीएलएड में कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए, या जो भी ज्ञान वो बालकों के सामने रख रहा है वही संदेश है। उदाहरण के तौर पर ये हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो प्रेषक जो है सेंडर स्कूल, स्टेशन, स्थान आदि शब्दों को शुद्ध बोलना एवं लिखना सिखाना चाहता है। वह पहले स्वयं शुद्ध उच्चारण करके सिखाएगा। यानी कि यदि बालक को आप शब्दों का उच्चारण सिखा रहे हैं तो आपका उच्चारण पहले तो सही होना चाहिए। जब आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी बालक को सिखा पाएंगे, क्योंकि बालक आपका अनुकरण करता है। ठीक है, आप जैसा शब्द को बोलेंगे बालक उसको उसी तरीके से इमिटेशन करेगा। यदि फिर भी ग्राही ने उसे उचित तरीके से नहीं सीखा है, आप जो सिखा रहे हैं, जो भी उच्चारण बालक को आप सिखा रहे हैं, यदि बालक ने उसे उचित तरीके से नहीं सीखा है तो टीचर उसे श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर या फिर चार्ट पर लिख करके भली भांति स्पष्ट करके समझा सकता है या समझाता भी है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ आप, जो भी शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिख करके बालक को समझा रहे हैं वो आपका संदेश कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है माध्यम यानी मीडिया। इसमें क्या कहा गया है? जिन साधनों की सहायता से संदेश स्रोत आदि को संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंचाया जाता है। जिन साधनों की सहायता से जो भी संदेश होता है, संदेश स्रोत आदि को संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंचाया जाता है, संप्रेषण का माध्यम यानी कि आप किस माध्यम से अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, माध्यम हो गया। माध्यम प्रेषक और प्रापक, जो माध्यम है वह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच मेल कराते हैं। भाई अगर आप कोई भी अपनी कोई भी बात अगर दूसरे तक पहुंचाते हैं तो किसी न किसी माध्यम से पहुंचाते हैं। ये दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करता है, दोनों के बीच जो है मध्यस्थता का काम करता है, माध्यम है दोनों को मिलाने का। वर्तमान समय में विभिन्न संप्रेषण माध्यम प्रचलन में है, जैसे रेडियो के माध्यम से, है ना, टेलीविज़न के माध्यम से, ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, सीधी सी बात है मोबाइल के माध्यम से हम लोग मैसेज भेजते हैं, दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो हमें और दूसरे को मिलाने वाला यहाँ पे मोबाइल हो गया, जिसके माध्यम से हम अपने मैसेज को भेज रहे हैं। अब बात करेंगे ग्राही की। ग्राही कौन है? देखिए, ग्राही जिसको प्यारे दोस्तों हम आपको बताते चलें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट का कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, आपका एग्जाम अति लघुत्तरी में भी आएगा, आपका एग्जाम लघुत्तरी में भी आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, ये सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप हमें 9628182649 कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ग्राही की बात करें, ग्राही अर्थात ग्रहण करने वाला, प्राप्त करने वाला या सीखने वाला, संप्रेषण के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को ग्रहण करने वाला ग्राही कहलाता है। संप्रेषण के माध्यम से जो है कि दिया जाने वाला जो भी ज्ञान है उसको जो प्राप्त कर रहा है वो ग्राही कहलाएगा। संप्रेषण के 3 प्रमुख घटक होते हैं, एक तो संप्रेषण हो गया, दूसरा संदेश, तीसरा ग्राही, ठीक है। तीनों का ही आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ग्राही को और भी अन्य नाम कहते हैं, अचीवर प्राप्त करने वाले को जैसे प्रापक भी कहते हैं, प्राप्तकर्ता, ग्रहणकर्ता, विषयी इत्यादि नामों से भी संबोधित किया जाता है। तो आपने समझा संदेश क्या है, माध्यम क्या है और ग्राही क्या है। अब हम बात करते हैं फीडबैक की। जिस प्रकार लर्निंग के प्रोसेस में सीखने वाला व्यक्ति को सीखने की ओर उत्सुक करने के लिए बीच बीच में रीइंफोर्समेंट या फीडबैक दिया जाता है, जिससे सीखने में एक तारतम्यता, क्रमबद्धता और ध्यान की एकाग्रता बनी रहे, उसी प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया में भी जो रिसीवर है, जो प्रापक है, उसको समय समय पर फीडबैक देना आवश्यक होता है, जिससे वो संदेश के प्रति जागरूक है। यहाँ पे पॉइंट को समझिए, जब लर्निंग होती है, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, तो उसमें जो बालक है वो लर्निंग के प्रति अपना ध्यान आकर्षक रखे, ठीक है, लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए उत्सुक रहे, अधिगम के लिए उत्सुक रहे। इसके लिए बीच बीच में हम क्या करते हैं, हम बालक से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, बालक आंसर दे देता है तो हम कहते हैं वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट, वेल डन, ठीक है। ये जो भी हम नाम देते हैं ये रीइंफोर्समेंट कहलाता है, पुनर्बलन कहलाता है। इससे बालक, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा और हर बार एक ही बालक से क्वेश्चन नहीं पूछना होता है, पूरी क्लास में कभी इधर से बालक को क्वेश्चन पूछ लिया, कभी उधर से, कभी बीच से, कभी फ्रंट लाइन से, कभी लास्ट लाइन से, उससे क्या होता है, प्रत्येक बालक बहुत एक्टिव होकर के आपकी बात को सुनेगा कि ऐसा ना हो सर हमसे क्वेश्चन पूछ लें। जब आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बच्चे ने आंसर दे दिया, आपने कहा वेल डन, वेरी गुड, ठीक है, सिट डाउन, बैठ जाओ, वहाँ पे बच्चे को पुनर्बलन मिल गया, पुनर्बलन मिल गया, रीइंफोर्समेंट मिल गया। अब बालक फूल करके गदगद हो गया, अरे वाह मेरी तो इमेज बन गई क्लास में, है ना। तो इससे क्लास में वो एकाग्र रहेगा, ठीक है, और अधिगम के प्रति उसका ध्यान आकर्षित रहेगा सीखने के लिए। तो उसी तरीके से जो संप्रेषण की प्रक्रिया में भी जो रिसीवर होता है उसको समय समय पर फीडबैक देना आवश्यक होता है, जिससे कि वह क्या हो, जागरूक रहे सीखने के प्रति, संदेश के प्रति। फीडबैक से रिसीवर में नए जोश का संचार होता है यदि आप उसको फीडबैक देते हैं तो, और प्राप्त संदेश को वो करके देखने, उनकी व्यावहारिकता की ओर वह प्रेरित होता है। उसकी ज्ञानात्मक और भावात्मक विचारधाराएं क्रियात्मक की ओर भी अग्रसर होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने प्रतिपुष्टि फीडबैक भी समझा, ठीक है। तो यहाँ से संप्रेषण के कारक क्या क्या होते हैं, जैसे प्रेषक जो भेजने वाला है यानी टीचर हो गया, संदेश मैसेज जो भी आप टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तीसरा माध्यम है जिस माध्यम से आप बालक तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, ग्राही यानी कि जो रिसीवर है, प्रतिपुष्टि यानी कि आपको फीडबैक देना है। अब बात करते हैं संप्रेषण के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। देखिए जो संप्रेषण है इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो आपका शाब्दिक संप्रेषण जिसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब शाब्दिक में 2 चीजें आती हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। वहीं पे अशाब्दिक में 3 चीजें आती हैं, वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, तीसरा है स्पर्श संपर्क। कैसे कैसे, चलिए आइए समझते हैं, इसको डीप में समझते हैं। पहले हमारा आएगा शाब्दिक संप्रेषण। प्रभावशाली शिक्षण यानी कि इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को गत्यात्मक, सक्रिय और जीवंत बनाने के लिए संप्रेषण की निरंतरता आवश्यक होती है। ओके, संप्रेषण की निरंतरता आवश्यक होती है। शिक्षण में संप्रेषण को कई प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले आता है शाब्दिक संप्रेषण। जो शाब्दिक संप्रेषण होता है इसमें क्या बताया गया है, समझिए पॉइंट को।
जिस संप्रेषण में हमेशा भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। जिसमें भाषा का यूज किया जाता है, किसमें? जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। इस संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया है। इसमें भाषा का यूज होगा, चाहे वो हमारी मौखिक भाषा हो या लिखित भाषा हो, ओरल कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में वाणी द्वारा फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान किया जाता है, यानी अपनी बात कह करके, मुंह से बोल करके अपनी बात को बालकों के सामने रखना, सूचना दूसरों तक पहुंचाना, फैक्ट्स की बात करना, ओरल तरीके से बात हो रही है, ठीक है। इसमें वार्ता, परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन, कोई कहानी कथन हो गया, प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। आप बालकों से बातचीत कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, किसी बात को लेकर एक्सप्लेन दे रहे हैं, बालकों से प्रश्न पूछ रहे हैं, बालक उसका आंसर दे रहे हैं, ये ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसमें सिर्फ वाणी की बात हो रही है, सिर्फ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, इसमें बाकी कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। इसमें संदेश देने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही परस्पर आमने सामने रहते हैं, ठीक है। ये ओरल कम्युनिकेशन हो गया। फिर आता है लिखित संप्रेषण। इसमें संदेश देने वाला लिखित रूप में शब्दों या संकेतों के द्वारा इस प्रकार से संदेश प्रदान करता है कि संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति उसकी भावनाओं को समझ सके। कि यहाँ पे मेन पॉइंट किस बात पे फोकस है? लिखित रूप की बात है। यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो लिख करके हो रही है, ठीक है। तो ये लिखित संप्रेषण हो गया, सिंपल सी बात है। अब आता है अशाब्दिक, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उसे अशाब्दिक कहते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें वाणी संकेत होता है, इसमें आंखों से आंखों का संपर्क होता है, आई टू आई कांटेक्ट होता है, मुख मुद्राओं एवं स्पर्श यानी कि टच करके आदि का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण भी कई भागों में विभाजित है, जैसे वाणी संप्रेषण हो गया। इस संप्रेषण के अंतर्गत विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रह करके वाणी के माध्यम से करता है। हालांकि यहाँ भी जो है छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनमें वाणी के माध्यम से यानी कि बोलचाल के माध्यम से अपने विचारों को रखता है। नेक्स्ट है हमारा मुख मुद्राएं, ठीक है। और चक्षु संपर्क, कक्षा में चक्षु संपर्क आई टू आई कांटेक्ट के द्वारा टीचर जो है वो अपने छात्रों की मन स्थिति का ही अंदाजा लगा लेता है। आई से आई कांटेक्ट करके उसकी शक्ल देख करके, उसके चेहरे पर जो भाव हैं उनको देख करके वो समझ जाता है कि ये क्लास में है या कहीं दूर स्वप्नों में खोया है या इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, आदि कुछ अंदाजा लगा लेता है। मुख मुद्राओं के माध्यम से प्रसन्नता, भय, क्रोध, शोक, आश्चर्य आदि का संप्रेषण आसानी से किया जा सकता है। भाई आप किसी का चेहरा देख करके, कोई आपको रोज मिलता है और एक दिन मिला, आपने कहा क्या बात आज तुम्हारा चेहरा एकदम कतई, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है ना, आज चेहरे पर वो रौनक नहीं है। हम समझ जाते हैं कि क्या दिक्कत है ना। तो तीसरा है स्पर्श संपर्क। स्पर्श संपर्क का मतलब होता है चीज़ों को टच करके, है ना। इसमें स्पर्श को ही प्रमुख माध्यम बनाया जाता है, यानी टच। स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। प्रशंसा की शाबाशी, प्यार का एक चुंबन अपने आप बहुत सी भावनाओं एवं संवेदनाओं तथा विचारों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ पे स्पर्श का मतलब है आपने किसी के कंधे पे हाथ रख दिया, पीठ पे हाथ रख दिया, ठीक है, और 2 बार टच कर दिया, तो मतलब ठीक है, वो दिलासा दे रहा है आपको। और किसी से प्यार करते हैं, उसको आपने चुंबन कर लिया, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे स्पर्श संपर्क होता है। तो इस तरह वेरी गुड। तो यहाँ तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हुए। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षण के सिद्धांत समझेंगे हम। इसमें करके सीखने का सिद्धांत हो गया, प्रेरणा का सिद्धांत हो गया, रुचि का सिद्धांत हो गया, है ना। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यदि आपने अभी तक हमारे नोट्स नहीं लिए तो जो नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा, पिक्चर से माध्यम से आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे।
जैसे आपका सिद्धांत है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, यानी कि पहले पूरा होल है, फिर यहाँ पे उसके पार्ट दिए गए हैं। तो इससे क्या है कि आप कम से कम समय में और चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे।